तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले सुखदेव सिंह गोगामणि केस में एक अपडेट देता हूँ। जो दोनों शूटर थे जिन्होंने उनको 7 गोलियां मारी थी और बाकी टोटल 17 राउंड की फायरिंग की थी, उन दोनों शूटरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऑफिशियल बयान आ चुका है, गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ जारी। अब देखिए जो भी खुलासे होंगे मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊँगा। अब सीधे आज की घटना पर आते हैं। अमेरिका के कोलोराडो शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में टोटल 4 लोग थे, जिसमें 38 साल की शैनन वाट, 37 साल के क्रिस वाट और 5 साल की बेल्ला और 3 साल की कैलेस्टी थी। 4 लोग का परिवार था। काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी ये लोग व्यतीत करते थे। शैनन और क्रिस के मुलाकात के बारे में बात करूं तो 2010 में शैनन वाट फेसबुक पे कुछ सर्च कर रही थी, कुछ देख रही थी, रील देख रही थी और बाकी चीज़ें देख रही थी। अचानक से इनकी नज़र क्रिस पर पड़ती है। जैसे ही नज़र पड़ती है वो क्रिस को रिक्वेस्ट भेज देती हैं। भेजने के बाद क्रिस के पास जैसे ही रिक्वेस्ट जाती है वो उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद दोनों लोग की बातचीत शुरू हो जाती है और बातचीत शुरू होने के बाद इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। करीब 3 महीने बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक जगह पे इन दोनों को मिलना है। उसके बाद ये लोग दोनों लोग मिलते हैं और मिलने के बाद ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम दोनों लोग शादी करेंगे। दोनों लोग अपने माँ बाप से बात करते हैं। जो शैनन के परिवार वाले थे वो क्रिस को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उसके बिहेवियर को देखकर, उसके बाकी जो चीज़ें वो करता था और जो नौकरी करता था उसकी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा थी। $50,000 से ज़्यादा उसकी मासिक तनख्वाह थी। तो शैनन के परिवार वालों को कोई दिक्कत नहीं रहती है। 2 साल तक शैनन और क्रिस लिविंग में रहते हैं और उसके बाद 2012 में इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद इनको पहली खुशी 2013 में मिलती है, जब शैनन अपने पहले बच्चे को जन्म देती है। इनकी पहली बेटी पैदा होती है जिसका नाम ये लोग बेल्ला रखते हैं। और 2015 में एक और बच्चे को जन्म देती है जो कि वो भी बेटी ही थी और उसका नाम ये लोग कैलेस्टी रखते हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहता है। इन दोनों की अगर मासिक तनख्वाह के बारे में बात करूँ तो $90,000 ये लोग दोनों मिलके महीने का कमाते थे। सब कुछ ठीक ठाक रहता है और इनका एक बड़ा सा कोलोराडो में घर रहता है जिसकी कीमत अगर अभी के बारे में बात करूं तो $6 मिलियन है। अब आप कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं कि कितना होगा। टोटल आप पता करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी बीच जो शैनन वाट रहती है वो क्रिस को एक दिन खबर देती है और बोलती है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। ये बात है 2018 की। शैनन बताती है कि क्रिस को मैं 15 हफ्ते की गर्भवती हूँ। और जैसे ही क्रिस ये खबर सुनता है उसको लेकर हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर से चेकिंग और बाकी चीज़ें करने के बाद पता चलता है कि जो अब बच्चा होने वाला है वो एक मेल चाइल्ड है। उसी समय क्रिस और शैनन दोनों डिसाइड करते हैं कि इसका नाम हम लोग निक्की रखेंगे। नाम रख लेते हैं, बाकी चीज़ें हो जाता है। 15 हफ्ते की गर्भवती थी। 1 हफ्ते बाद वो डॉक्टर से फिर से अपॉइंटमेंट लेती है और उसको अपने कंपनी के काम के लिए, जिस फैक्ट्री में वो लीवेल नाम की कंपनी थी वहाँ पे काम करती थी, उस कंपनी के काम के सिलसिले में उसको बाहर जाना पड़ता है। 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना था। उसके बाद उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और वो बोल के जाती है कि मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगी, मुझे कंपनी के काम के लिए बाहर जाना है। उसको कंपनी के काम के लिए एरिजोना जाना था। काम के लिए जाती है। तारीख थी करीब 7 अगस्त की बात है, 7 अगस्त 2018। 1 हफ्ते बाद वो वापस आती है। 13 अगस्त को उसकी वापसी रहती है, लेकिन थोड़ा लेट हो जाता है। 14 अगस्त को रात में, सुबह अगर बात करें 14 अगस्त को 1:48 पे घर के अंदर वो प्रवेश करती है। मैं टाइमिंग एग्जैक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस टाइम जो घर की सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें उसकी लास्ट फुटेज थी। घर के अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद उसका जो कलीग रहता है उसको घर पे ड्रॉप करके चला जाता है। सुबह एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, साथ ही साथ डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट भी था। तो उसका कलीग उसको लेने के लिए करीब 8 बजे उसके घर पर आता है। आने के बाद देखता है पूरा दरवाज़ा खुला है, कोई भी अंदर मौजूद नहीं है। ना उसका पति है, ना उसके बच्चे हैं, ना शैनन है, कोई भी मौजूद नहीं रहता है। जिसके बाद उसका जो कलीग रहता है आसपास में ढूंढता है और ढूंढने के बाद जो वहाँ की लोकल पुलिस रहती है उसको खबर कर देता है। लोकल पुलिस की टीम घर पे आती है। वो भी मैंने शैनन को फ़ोन करते उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। क्रिस को फ़ोन करते वो फ़ोन उठा नहीं रहा है। बार कई बार जब फ़ोन किया जाता है तो क्रिस अचानक से एक बार फ़ोन उठा लेता है। उठाने के बाद तो थोड़ा घबराहट से पुलिस वालों से बातचीत करता है। जिसके बाद पुलिस की टीम उसको बोलती है कि आप घर पे आइए, आपकी बीवी बच्चे कहाँ हैं। वो घर पे आता है और घर पे आने के बाद बताता है कि मैं अभी सुबह से अपनी
बीवी को ढूंढ रहा हूँ। कल रात में वो 2 बजे के करीब आई थी और हम दोनों लोग का थोड़ा इमोशनली झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वो दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल गई है और मुझे अपनी कंपनी के काम के लिए डिपो जाना था। मैंने अपने एक कलीग से बात की थी कि मैं डिपो पे आऊँगा, इसलिए मैं सुबह सुबह करीब 6 बजे ही अपनी कंपनी निकल गया था। इसका बयान मतलब काफ़ी सटीक लग रहा था, काफ़ी ठीक ठाक लग रहा था, जिसलिए पुलिस इस पर शक नहीं करती है। लेकिन बच्चे कहाँ गए, पत्नी कहाँ गई, मान लीजिए पूरा परिवार एक तरफ से गायब हो गया, तो पुलिस वाले भी परेशान होते हैं। आसपास के जो मीडिया वाले थे, काफ़ी रिहाइश परिवार था इनका, तो मीडिया और बाकी लोग भी आ जाते हैं। ये नेशनल मीडिया और जो छोटे मीडिया रहते हैं सब पे ये अपील करता है कि सैनन तुम कहाँ हो, जहाँ भी हो वापस आ जाओ। बड़े बड़े चैनल पे ये बोलता है। उसके बाद ये मामला हर जगह एकदम हाईलाइट होने लगता है, पहले दिन ही एकदम हाईलाइट हो जाता है। उसके बाद मीडिया और बाकी चीज़ों को देखकर इस मामले में FBI को इन्वॉल्व किया जाता है। FBI की टीम घर पे आती है और घर पे आने के बाद क्रिस वाट से पूछताछ करती है। क्रिस फिर से वही कहानी बताता है कि मैं सुबह सुबह निकल गया था, रात में थोड़ा इमोशनली झगड़ा हुआ था, बीवी बच्चों को लेकर ये रात में निकल गई थी, मुझे कुछ पता नहीं है। इस तरीके की बातें बोलता रहता है। पुलिस को थोड़ा मतलब डाउट होता है, जो FBI की टीम रहती है उसको थोड़ा डाउट होता है कि घर पे आने का तो इसका टाइम दिखा रहा है, 1:48 घर के अंदर आई है, लेकिन घर से बाहर कितने बजे गई है ये टाइमिंग क्यों नहीं दिखा रहा है। जिसके बाद जो पुलिस की टीम रहती है, आसपास में जो और नेबर रहते हैं, जो पड़ोसी रहते हैं, उनके CCTV कैमरों की जांच की जाती है। तो करीब 4 बजे जो क्रिस है वो कुछ ऐसे हरकतें करता हुआ दिखाई देता है, कुछ ऐसी चीज़ें गाड़ी में लोड करता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद क्रिस को वीडियो और फोटेज दिखाई जाती है। देखने के बाद क्रिस हैरान हो जाता है और एक घटना का खुलासा करता है। क्रिस बताता है कि 2010 में हम दोनों की मुलाकात हुई, 2012 में शादी हो गई, शादी हो जाने के बाद 13 में एक बच्चा और 15 में दूसरा बच्चा हुआ। इसी बीच इसके कंपनी में जहाँ पे एक काम करता था, एनाडार्कम पेट्रोलियम में काम करता था, इसमें एक और लड़की काम करती थी जिसका नाम था निकोल कैसिंगर। निकोल से इसकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है। जहाँ भी ये लोग आउटसाइड में जाते थे, निकोल भी इसके साथ जाया करती थी कलीग के तौर पे। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती हो जाने के बाद निकोल और क्रिस को प्यार हो जाता है, लेकिन क्रिस की समस्या ये थी कि उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक रहता है। क्रिस ये डिसाइड करता है कि अब कैसे भी करके मैं सैनन से तलाक ले लूँगा, सैनन से डिवोर्स ले लूँगा और जो निकोल है इससे शादी कर लूँगा। लेकिन इसी बीच जो सैनन रहती है वो खबर देती है कि उसको अब तीसरा बच्चा होने वाला है। जैसे ही क्रिस ये खबर सुनता है वो परेशान होने लगता है। उसके बाद वो सोचता है कि अब सैनन से कैसे भी करके बात करना पड़ेगा, नहीं तो ये मामला बिगड़ जाएगा। 14 अगस्त को जब रात के समय सुबह के करीब एक बार बोल सकते हैं 1:48 पे जब सैनन घर के अंदर प्रवेश करती है, तब सैनन और क्रिस की बातचीत होती है। क्रिस बताता है कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ, हम दोनों का रिश्ता अब ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। क्रिस बताता है कि इस बात को सुनने के बाद सैनन भड़क जाती है और भड़कने के बाद वो मुझे धमकी देती है कि आज के बाद तुम दोनों बच्चों की और जो मेरा होने वाला बच्चा है उसकी भी शक्ल तक नहीं देख पाओगे। उसके बाद गुस्से में वो कमरे में जाती है और दोनों बेटियों की गला घोंटकर हत्या कर देती है। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था सैनन ऐसा कर सकती है। उसके बाद जब मैं कमरे में जाता हूँ और देखता हूँ दोनों बच्चियाँ मरी पड़ी हैं, तो मैं गुस्से में बाहर निकलता हूँ और सैनन का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता हूँ। हत्या करने के बाद वही सारा काम, जो दोनों बच्चियाँ थी उसको गाड़ी के पीछे और सैनन को भी गाड़ी के पीछे डाल के अपने डिपो के पास ले जाता हूँ। ले जाने के बाद जो डिपो का टैंक होता है उसमें दोनों बच्चियों की डेड बॉडी को डाल देता हूँ और जो सैनन थी उसकी डेड बॉडी को वहीं सड़क किनारे एक गड्ढा खन के उसके अंदर उसकी बॉडी को डाल देता हूँ। FBI की टीम जब ये बातें सुनती है तो क्रिस को लेकर उस जगह पे पहुँचती है, उसके पेट्रोलियम का जो डिपो था वहाँ पे पहुँचती है। पहुँचने के बाद दोनों बच्चों की डेड बॉडी को टैंक से निकाला जाता है और जो सैनन की बॉडी थी उसको भी वहाँ साइड में जो एक जगह पड़ी थी वहाँ से निकाला जाता है। निकालने के बाद जो पुलिस की कार्रवाई होती है वो करते हैं, लेकिन पुलिस को एक बात पे विश्वास नहीं हो रहा था कि सैनन ने अपनी दोनों बच्चियों को मारा और गुस्से में आकर क्रिस ने सैनन को मार दिया। इस बात पे पुलिस और FBI की जो टीम रहती है उनको विश्वास नहीं होता है। उसके बाद FBI की टीम डिसाइड करती है कि 13 अगस्त की ये घटना थी, एक तरह से 14 अगस्त रात की घटना थी, और 15 अगस्त को ये डिसाइड करती है पुलिस की टीम और FBI की टीम कि क्रिस वाट का अब पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। पॉलीग्राफ के जरिए ही पता चलेगा कि क्या सच्चाई है, क्या बातें हैं।
क्रिस को भी इससे कोई परेशानी नहीं रहती है। वो बोलता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉलीग्राफ टेस्ट करवा लीजिए। 15 अगस्त को पॉलीग्राफ टेस्ट का बाकी जो कार्यक्रम करना रहता है सब कुछ हो जाता है। एकदम पूरा सेटअप रेडी था। 10-15 मिनट में अब जो डॉक्टर की टीम है और बाकी लोग हैं वो वहाँ पे पहुँचने वाले थे। इसी बीच जो क्रिस के पिता रहते हैं वो भी वहीं हाल में बैठे हुए थे। क्रिस उनके पास जाता है, करीब 10 मिनट बचे हुए थे टेस्ट को। क्रिस उनके पास जाता है और कुछ बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद वो टेस्ट देने जाता है। सवालों की पूरी फहरिस्त तैयार थी, पूरे सवाल तैयार थे। सवाल पहला शुरुआत होता है कि रात को क्या हुआ था, तुम दोनों के रिश्ते कैसे थे, तुम्हारे बच्चों को किसने मारा, सैनन को तुमने क्यों मारा। इस तरीके के जब 3-4 सवाल किए जाते हैं तो जो मूवमेंट होती है, हर्ट की मूवमेंट और बाकी चीज़ें होती हैं, वो ये इशारा कर रही थी कि क्रिस सारी बातों को झूठ बोल रहा है, मतलब सब कुछ झूठ बोल रहा है। उसके बाद FBI की टीम और बाकी और लोग रहते हैं, वो क्रिस के पिता के पास आते हैं और बोलते हैं कि वो आपका बेटा बचेगा नहीं, वो सारी बातों को झूठ बोला है और 10 मिनट पहले, टेस्ट के 10 मिनट पहले उसने आपसे क्या बात किया वो आप बताइए। क्रिस के पिता बताते हैं कि दोनों बच्चों को और सैनन को क्रिस ने ही मारा है। ये सुनने के बाद FBI की टीम क्रिस के पास जाती है और जाने के बाद उससे पूछताछ करती है, लेकिन अभी भी क्रिस सच्चाई बोलने के लिए तैयार नहीं था, इधर उधर की बातें उलझा रहा था। लेकिन पुलिस के पास सबूत थे, पॉलीग्राफ टेस्ट का सबूत था और जो डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहा था, ले जा रहा था। इन सब बातें को सुनने के बाद अचानक पता नहीं क्रिस को क्या होता है, वो खुद सच्चाई को बयान करने लगता है। क्रिस बताता है कि 14 अगस्त को 1:48 पे सुबह के समय जब वो वापस आई, तो वापस आने के बाद मैंने उससे यही बोला कि अब हम दोनों की शादी ज़्यादा दिन तक टिकेगी नहीं, मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। इस पर सैनन भड़कती है और बोलती है कि तुम डिवोर्स ले लो, तुमको जो मन करे वो करो, लेकिन दोनों बच्चे जो हैं, मतलब बेला और कैलेस्टी और जो होने वाला बच्चा है, उन तीनों बच्चों की कस्टडी मेरे पास रहेगी। इस पे जो क्रिस रहता है वो गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद उसी गुस्से में सैनन का गला दबाने लगता है। थोड़ी देर में ही सैनन की मौत हो जाती है। जो इसकी बड़ी बच्ची रहती है जिसका नाम रहता है बेला, वो अपनी उम्र से ज़्यादा होशियार रहती है। इन दोनों की नोक झोंक और बातें सुनने के बाद वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और निकलने के बाद अपने डैडी यानी क्रिस से पूछती है कि पापा मम्मा को क्या हुआ है, आपने मम्मा के साथ क्या किया है। वो सोफे पे पड़ी पड़ी मम्मा के पास ही बैठ के रो रही थी। उसी गुस्से में भी इसके अंदर भूत सवार था इसका। उसी गुस्से में इसका फेवरेट कंबल लेता है बेला का और उसी में लपेट के इसको गाड़ी में ले जाके फेंक देता है। और फेंकने के बाद जो उसकी एक और बच्ची थी जिसका नाम कैलेस्टी था, उसके साथ भी वो ऐसा ही करता है, कंबल में लपेटता है और उसको गाड़ी के पीछे वाली सीट पे ले जाके फेंक देता है। एकदम इसके ऊपर भूत सवार था। उसके बाद ये सैनन की बॉडी को डिग्गी में लोड करता है और लोड करने के बाद उसके घर से 27 मील दूर जो उसका डिपो था वहाँ के लिए निकल जाता है। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले सैनन की बॉडी के लिए एक गड्ढा बनाता है और उसी गड्ढे में सैनन की बॉडी को डाल देता है। जो इसकी छोटी बच्ची थी जिसका नाम कैलेस्टी था, उसका भी गला दबा के वहीं हत्या कर देता है। इस बीच जो बड़ी बच्ची रहती है बेला, वो यही बार बार चिल्ला के बोल रही थी, डैडी नो, डैडी नो, डैडी आप ऐसा मत करिए, आप बहन, मतलब उसकी जो बहन रहती है छोटी, उसको और माँ को दोनों को हॉस्पिटल ले चलिए, डैडी आप ऐसा मत करिए, डैडी नो, डैडी नो। ये जो लाइन मैं बोल रहा हूँ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये उस FIR में और उस चार्जशीट में ये नोटेड चीज़ें हैं। मतलब ये क्रिस ने अपने हाथों से लिख के बताया कि लास्ट में यही बोल रही थी, डैडी नो, डैडी नो। लेकिन दो लोग के कत्ल कर चुका था। सैनन का कत्ल पहले ही कर चुका था, उसके बाद उसकी जो छोटी बहन रहती है उसका भी कत्ल कर देता है। और कत्ल करने के बाद अब लास्ट टाइम बेला की बारी थी। बेला बहुत कोशिश करती है अपने बचाव के लिए, लेकिन वो क्या कर सकती थी, एक 5 साल की बच्ची थी। इसका भूत सवार था, उसी भूत के नशे में ये बेला का भी गला दबाता है और गला दबाने के बाद उसकी भी हत्या कर देता है। उसके बाद दोनों बेटियों की बॉडी को टैंक के अंदर डाल देता है और डालने के बाद चुपचाप वहाँ से निकलता है। और बाकी वही सारा नाटक कि उसको बार बार सैनन को टेक्स्ट करने लगता है, बार बार मैसेज करने लगता है, बार बार कॉल करने लगता है और मीडिया के सामने, FBI टीम के सामने, पुलिस के सामने नौटंकी करता रहता है। लेकिन 2 दिन के अंदर ही सारी घटना का खुलासा हो जाता है। उसके बाद ये मुकदमा अदालत में जाता है। अदालत में जब इस मुकदमे को पढ़ा जा रहा था, जब बताया जा रहा था, तो अदालत में जितने भी लोग मौजूद थे सबके आंखों में आंसू आ गए थे। डेथ पेनल्टी तक की बात आती है, सज़ा मौत की बात आती है। लेकिन जो सैनन के परिवार वाले थे वो क्रिस का एक हंसता खेलता हुआ चेहरा हमेशा देखते थे। उन लोग को भरोसा ही नहीं हो रहा था, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्रिस ऐसा कर सकता है, सैनन के साथ ऐसा कर सकता है।
क्योंकि जो उनके साथ वो बिहेवियर करता था बच्चों के साथ, बीवी के साथ जो बिहेवियर करता था, उन लोग को विश्वास नहीं होता है, जिसके लिए उसके परिवार वाले कुछ भी नहीं बोलते हैं। इसी वजह से जो अदालत अपना फैसला सुनाती है, क्रिस वार्ड को 4 कत्ल के लिए, 4 कत्ल मतलब 2 बेटियों का कत्ल, एक जो प्रेग्नेंट थी उसका बच्चा था उसका भी कत्ल माना जाता है, और जो सैनन थी उसका कत्ल, मतलब टोटल 4 कत्ल के लिए इसको 5 उम्र कैद की सज़ा मिलती है। और अदालत अपने फैसले में ये भी बोलती है कि जो 3 उम्र कैद है एक साथ चलेगी, और इस बीच इसको एक भी बार पेरोल तक नहीं मिलेगा। मतलब 3 उम्र कैद जब तक रहेगी तब तक ये जेल में ही रहेगा, कोई भी घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये बाहर नहीं निकलेगा। 3 उम्र कैद के बाद ही इसको पेरोल मिल सकता है, उसके बाद ही कुछ मोहलत मिलेगी और ये बाहर निकल के जो भी करना होगा करेगा। साथ ही साथ जो सैनन के परिवार वाले थे उनको इसने इमोशनली जो पेन दिया था उसके लिए अदालत उसको $6 मिलियन का फ़ाइन मारती है। तो जो उसकी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वो $6 मिलियन का जो उसका घर था, वो घर अब इसने सैनन के परिवार वालों के नाम कर दिया है। अभी ये जेल में मौजूद है, अब देखिए कब तक जेल में रहेगा, क्योंकि 3 उम्र कैद मामूली बात तो है नहीं। अगर ज़िंदा रहा तो उस टाइम उसको पेरोल मिलेगी। ये इस पूरी घटना पर नेटफ्लिक्स में एक सीरीज़ भी आ चुकी है जिसका नाम है अमेरिकन मर्डर द फैमिली नेक्स्ट डोर, इस नाम से एक सीरीज़ आई है। आप पूरी सीरीज़ को देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी इस केस के बारे में। लेकिन मेरी तरफ से मैंने जितनी भी कोशिश की, जितना उस सीरीज़ में बताया जाएगा उस सारी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूँ। घटना का खुलासा होगा, क्रिस को सज़ा भी हो गई। अब एक और बात करना चाहूँगा, पूरा मामला 48 घंटे में सॉल्व हो गया। एक तरह से अगर देखें पॉलीग्राफ टेस्ट 48 घंटे में हो गया था। 13 को घटना हुई, 14 को, और 15-16 को पॉलीग्राफ टेस्ट और बाकी चीज़ें हो गई। मतलब 48 घंटे के अंदर पूरा मामला साफ। सबसे बड़ा केस अगर कोई बात करूँ, निर्भया केस, आपको मालूम ही होगा 2012 में घटना घटी थी और उन लोगों को सज़ा कब हुई है। मतलब बहुत बड़ा केस था जो, उसमें भी इतनी जल्दी सज़ा और बाकी चीज़ें नहीं हो पाई थी। और एक अमेरिका का केस के बारे में देखिए, 48 घंटे में पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो गया, बाकी चीज़ें भी हो गई और इसको सज़ा भी हो गई। और अपने यहाँ का कानून और बाकी चीज़ें आप जानते ही हैं। खैर, इन चीज़ों पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, नहीं तो कितने व्यूअर्स ऐसे होंगे जो अपने कानून को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर मेरे पे उल्टा कमेंट करने लगेंगे, उल्टा बातें करने लगेंगे। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आपके जो भी सवाल हों, जो भी सुझाव हों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। और आप लोग कमेंट करने में काफ़ी कोताही करते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कमेंट भी करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।